नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। पिछली वीडियो हमने सेट एंड रिलेशंस के ऊपर बनाई थी और उसका बेसिक स्टार्ट किया था और वहाँ हमने नंबर सिस्टम के बारे में समझा था। सेट एंड रिलेशन के पार्ट 2 में हम समझेंगे कि सेट क्या होता है, सेट किसे कहा जाता है, सेट में क्या क्या आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हमारे जीवन में ये उपयोगी हो सकते हैं। तो सेट, इसका हिंदी अर्थ है समुच्चय। समुच्चय से आपको समझ में आ रहा होगा समूह बनाना, ग्रुप बनाना। ठीक है, किन्हीं एलिमेंट्स, अवयवों को लेकर एक ग्रुप बना दिया जाए तो वो समुच्चय है। जैसे कुछ बात कर लेते हैं, एक ताश की गड्डी है, उसमें ताशों का समूह बना हुआ है, तो वो क्या है, वो कार्ड्स क्या है, समुच्चय है। ठीक है, अगर एक क्रिकेट की टीम बना दी जाए जिसमें 11 प्लेयर्स हैं तो वो भी क्या है, एक समुच्चय। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, पिछले जो पार्ट में हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी क्या है, एक समुच्चय। तो इन सब चीज़ों से, इन सब उदाहरणों से आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय क्या होता है। लेकिन अगर मैं एक लाइन लिखता हूं, कक्षा में लंबे विद्यार्थी, तो इस लाइन के अंदर क्या ये समुच्चय लगता है या नहीं लगता है, या इसको समुच्चय में निर्धारित किया जा सकता है कि सिर्फ ये 4 शब्द, कक्षा में लंबे विद्यार्थी, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से लंबे विद्यार्थी। अब यहाँ पर बात, जो लंबाई का जो डेफिनेशन है वो सबका अपनी अपनी नज़र में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया कितना लंबा होना चाहिए, 1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, 10 फुट, कितना फुट, या फुट नहीं तो सेंटीमीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, उसको उससे ऊपर वाले को आप लंबा मानोगे, यहाँ वो डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो सेट तभी ही बनता है जब उसमें आने वाले एलिमेंट्स डिफाइन हो सही ढंग से कि हाँ भाई इसमें यही आएगा, तो वो सेट कहलाता है। अब सेट के अंदर कुछ और बातें भी है जिन्हें हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, सेट कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सेट हो, उस सेट के अंदर जब भी उस सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो कैपिटल लेटर से किया जाएगा। ठीक है, लाइक ए, बी, सी, डी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, आप जो भी उसको नाम रखते हो उस सेट का, लेकिन उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, कैपिटल लेटर से। और उस सेट में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर से वो रिप्रेजेंट होंगे, कैपिटल लेटर से सेट रिप्रेजेंट होगा और उसके एलिमेंट होंगे स्मॉल लेटर से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक साइन है, इस साइन को आपको याद रखना है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बिलोंग्स टू भी बोल दिया जाता है। ये साइन हमें दर्शाता है कौन चीज किसके अंदर है। जैसे 2 की हमने बात की थी, 2 क्या है, इवन नंबर है, साथ ही में ये नेचुरल नंबर है, साथ ही में ये होल नंबर में भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है। ठीक है, और रियल नंबर में भी था, और अपना परिमेय संख्या रैशनल नंबर में भी ये था। क्यों मैंने डायरेक्ट साइन लिख दिया इसका, रैशनल नंबर के, इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर। तो अब ये जो 2 है, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं कि 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 2 किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 बिलोंग्स टू n, या मेरे को अगर होल नंबर के बारे में लिखना है तो 2 बिलोंग्स टू w, 2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स या रियल नंबर, कुछ भी ले लो, r, q, ये मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, एक साथ नहीं लिखा जाता, अलग अलग बार में ये लिखा जाएगा। जैसे 2 बिलोंग्स टू q, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आगे अपने धीरे धीरे काम आएगी। अभी अपने को एक एक वर्ड, एक एक शब्दों को समझ के चलना है कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे काम आती है हमारे सेट के अंदर, या सेट में और क्या क्या चीज़ें होती है, रिलेशन अपने बाद में पढ़ें। अब इसी को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं।
अब अगर मैं बात करता हूँ 1.5 की, क्या 1.5 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? क्या ये नेचुरल नंबर में है? हमने वहां बात की थी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर बट पूर्ण संख्या है, या ऐसा कह सकते हो कि जो पूरी की पूरी हो, डेसिमल वाली कोई भी डिजिट नेचुरल नंबर में नहीं थी। तो ऐसी चीज को आपको अगर लिखना हो, बोलना हो, तो आप कह सकते हो 1.5 नॉट बिलोंग्स टू एन। बट अगर आप इसे राइट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया, इसको आप क्रॉस कर देंगे, तो इट्स मीन 1.5 इज नॉट बिलोंग्स टू एन। समझ में आया यहां तक? अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दर्शाया कैसे जाता है, वही बात बोलना हो तो अपने बोल सकते हैं, बट हमें तो लिख के दर्शाना पड़ेगा ना। कॉपी किताब पेंसिल कहीं ना कहीं आप लिखेंगे तो वो लिख के दर्शाना पड़ेगा। तो दर्शाने के इसकी दो फॉर्म है। ठीक है, पहला जो है वो रोस्टर मेथड है। कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड। रोस्टर क्या होता है इसके बारे में अपने बात करेंगे अभी। और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो ये तो रोस्टर ही है, और सेट बिल्डर मेथड मतलब समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, रोस्टर के साथ अपने सारणीबद्ध भी लिख लेते हैं। ओके, तो रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण रूप। अब ये होते क्या है, कैसे किया जाता है, इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो रोस्टर मेथड की अपने बात करते हैं। यहां पर मैं ए ले रहा हूं। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी अपने ने बात करी थी कि किसी भी सेट को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। अब ए इक्वल टू, यहां पर एक मैंने सिंबल लिया है, ये आपको पता होगा, ये ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट बोलते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, तो मिडिल ब्रैकेट है। इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही मुझे वो सारे के सारे एलिमेंट्स रखने हैं। ध्यान क्या रखना है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर हैं, वो सारे के सारे कहां रखे जाएंगे? इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखे जाएंगे। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ अंक है। पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मैंने 1, 3, 5, 7 और 9 को लिया है। ठीक है, देखने से पता लग रहा होगा कि ये सारे के सारे ओड नंबर्स है, यानी कि विषम संख्याएं हैं 9 तक। या ऐसे कह सकते हैं कि 10 से छोटी विषम संख्या। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि 10 से छोटी सभी प्राकृत विषम संख्याएं। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 10 से छोटी सभी प्राकृत विषम संख्याएं। देखिए, क्या इसमें वही चीज आ रही है जो मैंने यहां पर ए के अंदर लिया है? तो देखते हैं, 10 से छोटी, ये 10 से छोटी है। प्राकृत लिख दिया मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा, और जीरो से पहले के जो भी माइनस के जो एलिमेंट्स है वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो प्राकृत ये अपने को यहां पर ये बचा रहा है। ठीक है, प्राकृत का मतलब किसी को अगर समझ नहीं आया, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ऑड नंबर की बात हो रही है, नेचुरल एंड ऑड। ठीक है, उसके बाद में 10 से छोटी है तो छोटी वाली लेंगे। 10 से छोटी विषम संख्या कौन सी है? 9 है, फिर 7 है, 5 है, 3 है, फिर 1 है। 1 से पहले कोई विषम संख्या प्राकृत के अंतर्गत नहीं आती। हाँ, अगर यहां होल लिखा होता तो भी यही आंसर होता। होल का मतलब पूर्ण संख्याएं, तो भी यही आंसर होता। लेकिन अगर इंटीजर होता, ठीक है, इंटीजर जेड से जिसको रिप्रेजेंट किया था, जिसमें माइनस प्लस दोनों की संख्याएं आ जाती है, तब ये आंसर नहीं बनता। समझ में आ रही है ये बात? समझते हैं कि अगर मैं जेड ले लेता हूं तो जेड में कौन कौन से एलिमेंट हो गए? देखो, एलिमेंट्स के इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, कौन कौन से होंगे? यहां पर ये अनंत से स्टार्ट होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसके बीच के अंदर इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर अगर मैं ये वाली लाइन लिखना चाहूं तो ये लाइन यहां पर सेट नहीं बैठती, यानी कि ये एक जो लाइन है, ठीक है, या एक कोटेशन है, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। थोड़ा ढंग से समझना इस चीज को। 10 से छोटी सभी इंटीजर्स,
ठीक है, सब 10 से छोटी सभी इंटीजर्स अगर ऐसा लिख दिया जाए, या विषम इंटीजर्स, ठीक है, ऑड इंटीजर, तो उस कंडीशन के अंदर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, या वो कह दो कि वो एक सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट आ जाएंगे, ढंग से उसको रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म में नहीं किया जा सकता। चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 11th क्लास के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर अपने 12th क्लास के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर IIT या जो भी आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसके लेवल के ऊपर जाएंगे, तो बेसिक से शुरू होकर अपने एडवांस तक जाएंगे। तो दिक्कत जरूर आएगी अगर आप यहाँ पर हैं, आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। मैं पूरा का पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए कि सेट होता क्या है, क्यों जरूरी है। आमतौर पर गणित पढ़ते समय सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो यही आता है कि पढ़ क्यों रहे, क्या यूज क्या है, ठीक है। तो वो यूजेस समझाने के लिए ही मैं इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 32 को डिवाइड करने वाली प्राकृत संख्या है, ठीक है। 32 को डिवाइड करने वाली प्राकृत संख्याओं का सेट अपने बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके सेट की बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं का। लैंग्वेज तो राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, शायद समझ में आ रहा होगा क्योंकि साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं थोड़ी सुधारने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या कौन कौन से आएंगे, 32 को कौन कौन सी डिजिट्स है वो डिवाइड करती है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि 1, 32 को 1 डिवाइड कर देता है। उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 4, 8 चौक 32, 5 होगा नहीं होगा, 6 होगा नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा, 8। उसके बाद में 10 नहीं होगा, 8 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16। उसके बाद 16 के बाद में तो कोई और बची नहीं है, तो अब लास्ट कौन सी डिजिट आ गई, 32। तो ये वो सेट है जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो सेट बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसे मजले ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब यहां अगर इस सेट का कोई नाम भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, लाइक मैंने ए ही नाम दे दिया इसको फिर से, कि ए इक्वल टू, या ए वो सेट है जिसमें वो संख्याएं हैं जो 32 को पूरी तरीके से विभाजित करती है, डिवाइड करती है। 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। अच्छा, यहां पर एक बात और देखते हैं, कुछ बातें मैं इसके साथ साथ ही आपको समझा रहा हूं। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या लगाया जाता है, कोमा लगाया जाता है। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या लगाया जाता है, अल्प विराम, कोमे का प्रयोग किया जाता है। सारे के सारे एलिमेंट्स को एक मंझले ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर एक और बात कर लेता हूं, अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा, वो स्टेटमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, किसी भी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वहां पर ये खाली ब्रैकेट हो जाता है। क्या बन जाता है, खाली ब्रैकेट। इसे रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट कहा जाता है, ठीक है। इसको फाई से भी लिखते हैं, इस प्रकार से एक गोला बना दिया और उसको बीचों बीच से काट दिया। एक गोला बनाया, ओ बनाया, ओ को बीचों बीच से काट दिया, क्यू है, क्यू को लंबा कर दिया, कैसे भी आप मान लो, ये साइन है फाई का। किसका साइन है, फाई का। तो इसे फाई भी बोलते हैं, और इस तरीके से खाली ब्रैकेट बना के भी लिखा जा सकता है। ये एम्प्टी सेट का साइन होता है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं तो थोड़ा समझ में आए। एक स्टेटमेंट, एक लाइन ले लेते हैं कि एक प्राकृत संख्या जिसका वर्ग 3 हो, एक प्राकृत संख्या जिसका वर्ग 3 हो। तो अब आप देखेंगे कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग क्या हो, 3 हो। या मैं 3 की जगह यहां पर -4 लिख दूं तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग -4 हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सिस्टम अलग हो जाता है, अभी आप इसी पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। अब यहां पर अगर बात करें कि ऐसी एक प्राकृत संख्या जिसका वर्ग 3 हो, ऐसे जो समुच्चय है या ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अवयवों का समुच्चय हमें बनाना है।
तो इस समुच्चय के अंदर कुछ होगा नहीं होगा, तो इसे अपने या तो इस तरीके से लिख देंगे या a इक्वल फाई लिख देंगे। यह बात समझ में आई आपको? ठीक है, या तो a इक्वल टू इस तरीके से साइन बना दिया जाएगा या फाई का साइन बना दिया जाएगा। इन दोनों में से किसी एक साइन से अपने एम्प्टी या नल सेट को दर्शाते हैं। चलिए, रिक्त समुच्चय की हमने साथ में बात कर ली, वैसे ये आगे भी आ जाता। अब वापस अपने चलते हैं। पहला फॉर्म जो अपने अब पढ़ रहे थे, कौन सा? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर अभी हमने बात करी, एक स्टेटमेंट लिखा कि 32 को डिवाइड करने वाली प्राकृत संख्याओं का सेट, उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। और ये जो फॉर्म बनी हुई है, यही फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसे सारणीबद्ध रूप भी कहा जाता है। कौन सा रूप कहा जाता है? सारणीबद्ध रूप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें रोस्टर फॉर्म दिया हुआ होता है। क्या दिया है? रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, और उसे हम जो स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा ही समझ लीजिए, जब पिछला एग्जांपल था सेम टू सेम उसी को ही अपने वापस लिख लेते हैं। एग्जांपल में क्या लिया था हमने? 1, 2, 4, 32 था वो, तो 8, 16 एंड 32 ये उसमें एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब इस तरीके से अपने को दिया हुआ है। अब इसे अपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो लिखने का तरीका देखिए, साइन मतलब ये आपको मंझला ब्रैकेट आपको लगाना है। यहां हम पहले कोई भी एक एलिमेंट अपनी तरफ से, यहाँ x जरूरी नहीं, आप y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, कुछ लिखना चाहो वो लिख सकते हो। स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में नहीं होगा, क्योंकि ये अब इसके अंदर जो आते हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। ये क्या है? एलिमेंट्स है। तो यहां पर भी मैं क्या लिख रहा हूं? एलिमेंट्स लिख रहा हूं। तो एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने अभी बात की थी स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि हम यहां पर कैसा लिखेंगे? स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे। तो x, और x कैसा है? x कैसा है? 42 नहीं, 32 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का सेट। ठीक है, यहां सेट लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बस संख्याएं लिख दो, बस इतना ही बहुत है कि x, और x क्या है? x और x क्या है? 32 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है समुच्चय निर्माण रूप। समझ में आ गया? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो खोल के लिखा हुआ है, एक एक वर्ड लिखा हुआ है, एक एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो वो हो गया रोस्टर। और अगर स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है तो वो क्या हो गया? सेट बिल्डर। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। अब सेट के अंदर ही कुछ छोटी छोटी बातें, या यूं कह लें कि कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है, उनके बारे में और कर लेते हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट, वो मैं अभी बता चुका हूँ। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो अब अपने बात करते हैं एकल। इसका इंग्लिश नाम दे देते हैं सिंगलिटन। ठीक है, सिंगलिटन सेट या एकल समुच्चय। नाम से पता लग रहा है, एकल का मतलब उसमें एलिमेंट ही एक होगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2। ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 हो तो वो क्या हो गया? एकल हो गया। या अपने बात करते हैं कोई एक सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में देखते हैं, तो एक x है जहां x एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है और इस प्रकार है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सारा एक ही लाइन के अंदर एक सीध में होता है, नहीं होता तो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो x माइनस 5
इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहां देखेंगे कि इस x की वैल्यू ऐसी क्या लिखी जा सकती है कि उसको उसमें से 5 घटाने पर 0 आ जाए। तो वो संख्या कौन सी है? ओनली 5 है, ठीक है ना। 5 में से 5 गया 0 आएगा। और कोई भी डिजिट अगर आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इनमें से कुछ लिखते हो तो माइनस का आ जाएगा। 6 7 8 और उससे ऊपर की तरफ कहीं जाते हो तो पॉजिटिव आएगा। 0 तो कहीं नहीं आ रहा। तो 0 कब आएगा? जब आप प्लस के 5 लिखोगे। इसका मतलब इस ए में या इस सेट के अंदर भी एक ही एलिमेंट है और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो ऐसे सेट को सिंगलेटोन या एकल समुच्चय कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर कुछ, अभी हमने जो एम्प्टी सेट की बात की थी उसी के बारे में दोबारा से एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। यहां मैंने ए लिखा है और इस ए के अंदर एक एलिमेंट है, वो है 2। तो यहां पर यह चीज आगे आपको और समझ में आ जाएगी। अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर कितने अवयव है, तो आप कहोगे कि जी 1 है। लेकिन इसके साथ में एक चीज वो हमेशा इंक्लूड है, वो है 5। ठीक है, ये चीज आपको बाद में समझ में आएगी। चलो इसके बारे में बाद में जिक्र करते हैं, अभी नहीं करते, कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं परिमित और अपरिमित। नाम से पता लग रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट। इंग्लिश फॉर्म लिखनी है तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। परिमित और इन परिमित, अपरिमित सेट। परिमित जिसमें अवयवों की संख्या लिमिटेड हो, गिना जा सके, देखा जा सके, समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये इतने कितने ही होंगे। जैसे बात कर लेते हैं क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम के अंदर कितना होता है? 11 ही होते हैं, तो ये परिमित में आ गया। लेकिन अगर ये बात की जाए कि जी एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यहां पर ऐसा कह दिया जाए x एक प्राकृत संख्या या सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ऐसा लिख दिया जाए सभी प्राकृत संख्याओं का, तो उसमें क्या हो जाएगा? अपरिमित। सभी के अंदर प्राकृत संख्याएं इनफाइनाइट तक जाएगा। जो भी मामला इनफाइनाइट तक जा रहा है वो किस में आ जाएगा? अपरिमित में। और जिसमें हम गिन सकते हैं वो किस में आ जाएगा? परिमित के अंदर आ जाएगा। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे जो शब्द है उनको पकड़ना है हमें। एकल से समझ में आ गया कि एक ही एलिमेंट है। परिमित से समझ में आ गया कि जी उसके अंदर लिमिटेड या काउंटेबल एलिमेंट्स है। अपरिमित का समझ में आ गया कि अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है, ठीक है, अनंत है, ऐसी संख्या जिनको हम गिन नहीं सकते, किसी एक ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वो किस में आ जाएगा? अपरिमित में आ जाएगा। यहीं पर एक बात कर लेते हैं इक्वल सेट्स की। अब इक्वल सेट है तो यहां पर अपने कितने सेटों की बात कर रहे हैं? 2 सेट की बात कर रहे हैं। कितने सेट की बात कर रहे हैं? 2 सेट्स की बात कर रहे हैं। इक्वल सेट है तो 2 सेट तो अपने को जरूरत होंगे ना। तो 2 सेट कौन कौन से? जैसे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे a इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं x, जहां x माइनस 5 इक्वल टू क्या है? 0 है। यही वाला मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया। x है जहां पर x में से 5 को घटाने पर क्या आता है? 0 आता है। यानी x की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है? 5 हो रही है। समझने के लिए दूसरा, अच्छा मैं अगर यहां पर प्लस का 5 रखूं तो ही ये आंसर आएगा, माइनस का 5 रखूं तो ये आंसर नहीं आएगा। तो हमें एलिमेंट ऐसा देखना है जिसमें प्लस का 5 ही आए। तो मैं यहां पर अगर मैं b इक्वल टू सिर्फ 5 लिख देता हूं। b इक्वल टू क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। तो ये और ये a और b क्या है? ये इक्वल सेट कहलाएंगे। a और b क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। साधारण सी बात समझनी है अपने को। इक्वल क्या है? अगर दोनों के एलिमेंट अगर इक्वल हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, तो वो है इक्वल सेट। और इक्वल नहीं हो रहे तो वो असमान सेट है। इतनी कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है ये। समझ में आ गया? अब अपने बात करते हैं एलिमेंट्स की संख्या। इसे कैसे दर्शाया जाता है? अवयवों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक सेट लिया है A, जिसके एलिमेंट्स है 5। सेट बिल्डर फॉर्म में कहा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी वोवल्स, ठीक है। तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, A, E, I, O और U, ठीक है। तो ये 5 वोवल्स है। यहां पर अगर मैं बात करूं कि N ऑफ A कितना है, किसकी बात कर रहे हैं? N ऑफ A। N यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है अवयवों की संख्या को। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अवयवों की संख्या को। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं B। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 4 9 5 5 का या
चलो ये ले लेते हैं 1, 4, 9 एंड 16। 1, 4, 9 एंड 16, ठीक है। मैंने है ना स्क्वायर लिए, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 एंड 4 के स्क्वायर 16, ठीक है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए? n ऑफ a इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई? अवयवों की संख्या। अगला टॉपिक है सबसेट, उपसमुच्चय। अच्छा देखिए, हो सकता है कि बोरियत महसूस हो रही हो सकता है कि पढ़ने में रुचि ना आ रही हो सकता है कि शुरुआत है, पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ समझ में भी ना आ रहा हो। कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे साथ में भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। लेकिन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना है तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। इसको अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करो। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी एग्जाम्पल दूँ, जो भी बातें बता रहा हूँ, वो सभी अपने आसपास में मौजूद हो, ठीक है। इसीलिए कई कई बार कोई ग्लिच हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। चलिए सबसेट के ऊपर चलते हैं। सबसेट क्या है, उपसमुच्चय क्या है? यहाँ पर मैं ए और बी दो सेट ले रहा हूँ, ठीक है। अब इनको गौर से देखना कि ए में मैं क्या ले रहा हूँ, बी में मैं क्या ले रहा हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ए में कुछ संख्याएं ले लेते हैं अपने, एक मिनट। ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बी में हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। सी और ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। डी और ले लेते हैं हम 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे ए, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याएं हैं, या यूं कह दो कि 10 तक की प्राकृत संख्याएं इसमें आ गई। बी में 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं हैं। सी में 10 से छोटी, बी में 10 और 10 से छोटी, ऐसा कह दो, या 12 से छोटी कह दो, सीधा कह दो कि 12 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं हैं। सी में 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, और डी में 4 से छोटी होल नंबर या पूर्ण संख्याएं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? मैं इसके साथ साथ आपको ये देखो, ये रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, और मैंने जो अभी बोला है, ठीक है, इसको रिपीट सुन लेना आप। वो जो मैंने बोला है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, साथ साथ मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, क्या ये जो बी है, इसको आप गौर से देख रहे हैं, क्या ये जो बी है और इसके जो एलिमेंट्स है ए में मौजूद है? देखेंगे 2, 2 है, 4, 4 भी है, 6, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। इट्स मीन कि बी पूरा का पूरा कंटेन है किसके अंदर? ए में। कंटेनर से बात कर लेते हैं कि एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर आ गया, एक डब्बे में दूसरा डब्बा आ गया, तो वो डब्बा जो अंदर गया है वो सबसेट है। बात समझ में आई? एक डब्बे में दूसरा डब्बा आ गया तो वो डब्बा जो अंदर गया है वो क्या है? सबसेट है। अब यहां पर बी सबसेट है किसका? ए का। यहां पर बी सबसेट है किसका? ए का। अगर मैं इसको और देखें तो सी भी सबसेट है किसका? ए का। बट डी इज नॉट कंटेन इन ए। ये बात डी इज नॉट कंटेन इन ए। बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्योंकि डी क्यों नहीं है? क्योंकि डी के अंदर 0 है और ए के अंदर 0 नहीं है। ये है सबसेट। डब्बे से डब्बा समझ में आया ना? 29-30 मिनट की वीडियो अभी तक हो चुकी है, बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज के लिए और उसके बाद में इसे विराम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अपने नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा था उस नंबर सिस्टम को भी इसी सबसेट के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि कौन किसका सबसेट है। तो अगर मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की, हमने देखा था कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ऑल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो ये किस में कंटेन होगा? डब्लू में। समझ में आ रहा है? किस में कंटेन होगा? डब्लू में, क्योंकि डब्लू में 0 और आता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। क्या डब्लू एन में कंटेन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है, वो 0 इसमें नहीं है।
बात समझ में आई? डब्ल्यू एन में फिट नहीं हो सकता लेकिन एन डब्ल्यू में फिट हो जाएगा। इस तरीके से ले लो, एक डब्बा है, उस डब्बे में उससे छोटा डब्बा ही तो फिट होगा, बड़ा डब्बा फिट थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना, फट जाएगा, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। वैसा काम हमको करना नहीं है, हमें तो पूरा प्रॉपर रूप से उसमें सेट आना चाहिए, वैसा डब्बा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे डब्बे की अगर अपने बात करें तो एन तो डब्ल्यू में फिट हो जाता है बट डब्ल्यू एन में फिट नहीं होता। अब इसी के बाद अगर बात करूं कि डब्ल्यू किस में फिट हो जाएगा, तो इंटीजर्स में, जेड में। पता है ना जेड के अंदर क्या होता है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, और वो इसमें भी है। तो डब्ल्यू पूरा का पूरा किस में सेट हो जाएगा, जेड के अंदर। अब जेड किस में सेट होगा, तो जेड होगा परिमेय संख्या, क्यू के अंदर, रैशनल नंबर के अंदर। परिमेय संख्या में कौन से थे, जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, चाहे वो माइनस के हैं, चाहे वो प्लस के हैं, चाहे वो पॉइंट वाले, कैसे भी है, पी बाई क्यू फॉर्म में बना दो, आप उसको क्यू कह सकते हो। इसके बाद में क्यू किस में हो जाएगा, तो वो है रियल नंबर के अंदर। ठीक है, क्यू किस में हो जाएगा, रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर में हमने बात की थी ना, जिसमें परिमेय भी आ गई और अपरिमेय भी आ गई। हमने बात किया था पाई और ई की, इस टाइप के जो कुछ एलिमेंट √2 √3 इनकी जो वैल्यू है अनंत तक जाती है, मतलब पॉइंटों के बाद में निकलते ही रहते हैं। ठीक है, रिपीटेशन भी नहीं होता, तो वो किस में आ जाते हैं, अपरिमित के अंदर आ जाते हैं। तो क्यू पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, रियल नंबर के अंदर। अब रियल नंबर किस में आ जाएगा, अब ये एक आपके लिए नया बात हो जाएगी, क्योंकि कल हमने इसके बारे में बात नहीं की थी, या पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात नहीं की थी, कि आर कंटेन इन सी होगा, और सी रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, 10वीं के बाद जस्ट ताज़ा आए हो 11वीं क्लास के अंतर्गत, और अभी तो रियल नंबर समझने में भी परेशानी हो रही होगी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, हिंदी बताता हूँ, काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या मतलब कि कल्पना के अंदर कोई संख्या बनाना, और वो काल्पनिक संख्याएं, ऐसा नहीं है, समझेंगे इसको बाद में समझेंगे। अभी थोड़ा सा बस ऐसे ही मैंने रफली बता दिया कि आर किस में कंटेन हो जाता है, सी के अंदर हो जाता है। तो ये आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सबसेट क्या होता है, एक डब्बा वो दूसरे डब्बे के अंदर फिट हो जाना चाहिए। जो डब्बा फिट हुआ है वो बड़े वाले डब्बे का सेट सबसेट है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो डब्बा जो अंदर फिट हुआ है वो एन है, और ये जो बाहर वाला डब्बा है ये डब्ल्यू है। इस पहले एग्जांपल से आप इसको समझ लो। ठीक है, ये डब्बा ये क्या है, एन, और ये जो बाहर वाला डब्बा है ये क्या है, डब्ल्यू है। ठीक है, इसे ढंग से समझ लेना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। वैसे मैं अंतराल तुम्हें कल बता चुका हूं कि अंतरालों का मतलब क्या होता है, समवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, ओपन और क्लोज के बारे में मैंने कल बताया था आपको। ओपन मतलब इस तरीके से आप ऐसे कर देते हो, इसका मतलब क्या है, ऐसा वाला जो टुकड़ा है ये ओपन सेट है। ठीक है, इस तरीके से जो था उसको हमने क्लोज सेट बताया था। ठीक है, ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज का मतलब क्या है वो भी मैं कल आपको बता चुका हूं। एक बार छोटी सी दोबारा से बात कर लेते हैं। अगर इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट रखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, तो जैसे मैं यहाँ पर ए और बी समझने के लिए लिख देता हूँ, या ए और बी की जगह अपने कोई गिनती ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, बीच में कोमा जरूर लगाना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 3 और 5 के बीच की जो संख्याएं हैं, 3 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, इसके बीच में जो भी संख्याएं आ रही है वो सारी सारी इसमें आ जाएगी। बट अगर इसमें 3 और 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 और 5 के बीच की संख्याएं तो होगी, लेकिन 3 से लेकर 5 तक की जो भी संख्याएं हैं वो सब की सब आएगी। बस ये छोटा सा मतलब है। ठीक है, कि 3 और 5 इस तरीके से छोटे ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ हो, इसका मतलब है कि 3 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद में यानी 3.1 से लेकर 4.9 तक जो भी संख्याएं वो सारी सारी आ जाएगी। और इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा हुआ हो तो मतलब 3 से शुरू होगा, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 अनंत संख्याएं बनाई जा सकती है। मैं तो बस छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, और यहां पर 5 तक आप वो एलिमेंट्स इसके अंतर्गत रखोगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इंटरवल्स बोलते हैं इन्हें, अंतराल हिंदी में बोल दिया जाता है, इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स को कैसे, देखो क्या होता है कि जब अपने गणित के अंदर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आती है, तो कैलकुलेशंस को लिखने को शॉर्ट करने के लिए हर बार कोई ना कोई एक ट्रिक बना दी जाती है, छोटे छोटे तरीके बना दिए जाते हैं, जिसको है ना ज़्यादा विस्तार से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अभी जैसे अभी अपने
एक रोस्टर फॉर्म बनाया था शुरुआत में, उसको अगर आप याद करो तो हमने वहां पर एक एलिमेंट सेट लिया, जिस सेट के अंदर हमने कुछ संख्याएं ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, अब इतना सारा लिखना पड़ा ना। अगर मैं इसको लिख दूं a इक्वल टू 1 से 10 तक है, तो मैं इस वाले फॉर्म के अंदर इस तरीके से लिख दूं तो ये आ जाएगी, सारे के सारे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया, हालांकि क्या होता है कि इस तरीके से लिख देते तो पॉइंट वाले संख्याएं, जो भी संख्याएं वो सारी की सारी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल के रूप में कि छोटा करने के लिए हम इस तरीके से लिख देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यू की। यू का मतलब है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल से नाम से समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, सारा का सारा जो भी है इधर उधर का वो सारा का सारा किसमें आ गया, यूनिवर्सल। लेकिन यूनिवर्स है ना, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, सबके लिए एक ही यूनिवर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें चींटी के लिए, चींटी कीड़ी एंट सबने देखी होगी, सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, मतलब ऐसे आसपास घूमती रहती है। तो एंट के लिए उसका यूनिवर्स क्या है, वो जो जमीन जहां वो रहती है उसके आसपास वो जो खाना इकट्ठा करती है वो उसका यूनिवर्स है। अगर मैं बात करूं मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी के लिए यूनिवर्स क्या है, उसका वो छत्ता, उस छत्ते में रस लाने के लिए वो जितनी दूरी पर जाती है वो उसका यूनिवर्स है। वो फूल तक जाना और उसके बाद में वापस आ जाना, वही उसका यूनिवर्स है। उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं है कि चांद तारे वगैरह वगैरह वो उसके लिए क्या है। इंसानों की बात की जाए, इंसान बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, जब से पाषाण युग से जब से चलता आ रहा है, इंसानों का दौर हुआ है, दिमाग उनका डेवलप हुआ है, तब से उसको अपने से हटकर आगे की चीजें जानने का प्रयास करने की या इच्छा रहती है। वो हमेशा खोजता रहता है आगे क्या है, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है, उससे आगे जाना चाहता है। हमने सोलर सिस्टम के बारे में जान लिया, तो हम सोलर सिस्टम से आगे जाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो सोलर सिस्टम के आगे, वो हमारे लिए यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स की जो वैल्यू है वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। इस बोर्ड, मैं अभी आपको इस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो ये बोर्ड ही मेरे लिए क्या है, यूनिवर्स है। या मेरे जो लिखने के लिए वो क्या है, यूनिवर्स है। मेरे पास इतना स्पेस है, ये मेरा यूनिवर्स है, लिखने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को अगर वापस याद करो, तो जब मैंने यहाँ पर लिखा था a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, b इक्वल टू 2 4 6 8 9 10, सॉरी 2 4 6 8 10, c इक्वल टू 1 3 5 9 5 7 9, और d मैंने अलग से लिया था, d को एक बार इग्नोर करते हैं। तो अगर b और c की अगर बात करता हूं, जिसमें मैंने इवन नंबर और ओड नंबर लिए, तो b के लिए यूनिवर्स क्या होगा, a होगा, और c के लिए भी यूनिवर्स क्या होगा, a होगा, क्योंकि b और c दोनों के दोनों इस यूनिवर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, कि यूनिवर्स क्या है कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। कहने की बात यह है, उसमें क्या आ जाने चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, वो उसका यूनिवर्स होता है। लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक है भाई। मैंने सोचा तो था कि 1 घंटे की वीडियो लेंगे, लेकिन 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। शायद शुरुआती दौर में 1 घंटा पढ़ाना सही नहीं होगा। तो अब अपने बात करते हैं पावर सेट की या घात समुच्चय की। पावर सेट या घात समुच्चय, अब इसे क्या होता है, किसे कहते हैं, वो समझते हैं। एक एलिमेंट एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें 2 एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, इनके ऊपर गौर करना। अब मैं अगर इन्हें खोल के लिखना चाहूँ या इसके मैं उप समुच्चय बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ, सबसेट, उप समुच्चय बना रहा हूँ, तो सबसेट के अंदर ए के अंतर्गत ए के सबसेट कौन कौन से बनेंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ए इसके अंदर पूरा पूरा है, दूसरा है बी इसमें पूरा का पूरा है, तीसरा है ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों भी इसके अंतर्गत है, और अगर और बात की जाए तो वो चौथा होगा 5 भी इसका क्या होता है, एक सबसेट होता है, क्योंकि किसी भी समुच्चय के अंतर्गत या किसी भी सेट के अंतर्गत 5 तो होता ही होता है, और कुछ हो ना हो 5 तो होगा ही। ठीक है, बहुत कुछ है फिर भी क्या होगा, उसमें 5 होगा, यानी रिक्त समुच्चय तो उसमें हमेशा इंक्लूड रहेगा। अच्छा, 5 को लिखने के 2 तरीके मैंने बताए थे, या तो आप इस तरीके से लिखो या फिर आप सिंपल ये वाला ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो सबसेट इसके कौन कौन से हो गए, ए हो गया। अभी सबसेट की मैंने बात की थी, वापस से एक बार बता रहा हूं कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट वो है डब्बे में डब्बा, जो डब्बा फिट हो जाए वो सबसेट है।
ए पूरा का पूरा इसमें फिट हो रहा है, इसका मतलब सबसेट है। बी पूरा का पूरा फिट हो रहा है, इसका मतलब सबसेट है। ए बी, ये भी पूरा का पूरा फिट हो जाएगा क्योंकि ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, पूरा का पूरा फिट हो रहा है, सो ये भी क्या है, सबसेट है। फाई रिक्त कुछ है ही नहीं, तो वो तो अपने आप ही आ जाएगा ना, तो वो भी क्या है, इसका सबसेट है। तो किसी सेट के सबसेटों की संख्या क्या है, किसी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, देखो इंग्लिश के अंदर क्यों बात करते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि हम बार बार इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ क्यों करते हैं। हिंदी वर्ड्स हिंदी मीडियम वालों के लिए हम सीख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन ही है, एक जैसा ही सिलेबस है। इंग्लिश वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो यहाँ सबसेट लिखा हुआ है, इसी सबसेट को अगर मैं उपसमुच्चय लिख दूँ, अभी हमने पढ़ा था ना उपसमुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है, डब्बे में डब्बे वाली बात। तो उपसमुच्चय लिख दूँ, उपसमुच्चय को पढ़ना या समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, टाइम के साथ साथ ये चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन शुरुआती दौर के अंदर उपसमुच्चय वर्ड बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा वर्ड लगता है, इसलिए सबसेट या कुछ इंग्लिश वर्ड्स उनका हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने पावर सेट लिख रखा है, पावर सेट इसका भी हिंदी रूपांतरण किया जाए तो वो घात समुच्चय बनता है। अब घात समुच्चय पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, पावर सेट इजीली पढ़ा जा सकता है, इतनी हल्की फुल्की इंग्लिश तो चलती रहनी चाहिए। चलिए, तो अब बात करते हैं, अभी जैसे एक एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को दोबारा लिख रहा हूं मैं कि ए, जिसमें ए और बी है, तो इसके सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो सबसेट ये ए खुद हो गया क्योंकि ए इसमें है, यानी ए इसमें आ जाएगा। दूसरा सबसेट क्या है इसका, बी, बी इसमें आ जाएगा। तीसरा ये ए बी स्वयं भी तो इसका सबसेट है, ठीक है। और चौथा मैंने आपको बताया था कि फाई हर किसी के अंदर एक सबसेट होता ही है, ठीक है। तो यहां पर कितने सबसेट बने, 1 2 3 और 4। अब मैं इनका एक संग्रह बना देता हूं, मैंने यहां क्या बना दिया, इन सबसेटों का संग्रह बना दिया। तो ये पावर ऑफ ए हो गया, पावर ऑफ ए, ठीक है ना, पावर ऑफ ए, इसका सब घात समुच्चय पावर सेट बन चुका है। अब इसको निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है, क्या है वो, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो कुछ देर पहले हमने n यानी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, n ऑफ a। अब इसमें n ऑफ a कितना है, यहां पर हम देखेंगे n ऑफ a कितना है, 2 है। अब अपने बात करते हैं n ऑफ p ऑफ a, ठीक है, n ऑफ p ऑफ a। अब यहाँ पर एन ऑफ ए आपको अगर समझ में आ गया, जो पढ़ा था वो अगर याद है तो उसके बारे में पता होगा। एन क्या बताता है कि इस सेट के अंदर कितने अवयव मौजूद हैं। तो इस सेट में कितने अवयव है, एक तो ए है और एक क्या है, बी है, यानी कि यहाँ पर 2 अवयव मौजूद है। अब इसका जब पावर की बात की जाएगी तो पावर जो होता है वो 2 की पावर n होता है, और n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। n यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 2 किया, आंसर कितना आ गया, 4। ये आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए काम आएगा, ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि 2 की पावर 2 करने के बाद आंसर कितना आया अपना, 4 आया, ठीक है। ये डायरेक्ट के लिए है। लेकिन अगर अभी अपने 11वीं लेवल के ऊपर ही चले तो 11वीं लेवल में हमें क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते, ABCD फिल करने वाला, डायरेक्ट चलने वाला। हमें तो ये बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है या उसका कौन कौन से सबसेट बनते हैं। तो वहाँ पर अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसेट किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसी के अलावा कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है जिसमें ए लिया है, ठीक है, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ नहीं, एग्जाम्पल अपने बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3 है, ए बी और सी, ठीक है। अब यहां अगर मैं बात करूं कि इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे, तो आप देखेंगे ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, सी बन जाएगा, और ए
सी, स्वयं भी स्वयं का होता है, यहाँ भी हो गया, 4 हो गए, पहले भी 4 बने थे, अभी भी 4 बने, अच्छा एक 5 रह गया, आलो 5 भी हो गया, 5 हो गया, और कुछ बनता है तो आप देखेंगे ए बी, ये भी तो है ना, ए बी इसके अंदर आ रहा है, उसके अलावा कौन सा होगा, बी सी, ये भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, और कौन सा बन सकता है, ए सी, ये भी इसके अंदर आ रहा है, समझ में आया। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, सबसेट है। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए। अब अगर अपने बात करते हैं अपने वाले फॉर्मूले से, एन ऑफ ए कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, तो हमें निकालना है पावर ऑफ ए। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 की पावर n, और यह n का वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 3, और 2 की पावर 3 करने पर आंसर क्या आता है 8। हमें यहाँ डायरेक्ट आंसर से मतलब नहीं है, ठीक है, तो अपने तो पूरा डिटेल में ही करेंगे कि यह 8 आया कैसे, 8 वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से सबसेट बनेंगे, वो सारी की सारी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि पावर सेट को किस प्रकार से बनाया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपके समझ में आ गया है तो आप सेट का बेसिक समझ चुके हैं, सेट होता क्या है वो समझ चुके हैं, पावर ऑफ सेट क्या होता है, इनको यूज कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में आप समझ चुके हैं। अब जितना हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स को करना है। तो पहला एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है 3, उसके आगे डैश डैश डैश, और उसके आगे एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 है। अब आपको ये बताना है कि बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू है। तो हम देखेंगे कि 3 एक एलिमेंट है जो कि इसमें से बिलोंग करता है, तो ये एप्सिलॉन का साइन लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इस तरीके का एग्जांपल हमने एक पहले भी किया था, 2.5 क्या ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो हमें पता है कि 2.5 नेचुरल नंबर में नहीं आता। क्या 0 रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है, यहाँ क्यू लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए क्यू क्या होता है, क्यू होता है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। क्या 0 को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो यस, आंसर इज यस, सो इट्स बिलोंग्स टू क्यू। अब एलिमेंट्स के लिए हमने क्या लगाते हैं, बिलोंग्स टू लगाते हैं। अब आगे की तरफ में यहां भी एक सेट दिया है, यहां भी एक सेट दिया है, कहा गया है कि 2 3 4 का एक सेट क्या इधर वाले 1 2 3 4 5 सेट में क्या बराबर है, कंटेन इन है, बिलोंग्स टू है, तो बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा, यहां साइन आता है कंटेन इन, ठीक है, मतलब कि ये पूरा का पूरा सेट इस पूरे के पूरे सेट के अंदर समा सकता है, आ सकता है। नेक्स्ट सेट को देखते हैं, यहां लिखा हुआ है ए ई ओ और यहां लिखा है ए बी सी। क्या ये सेट ए ई ओ इस ए बी सी के सेट में समा सकता है, तो आंसर नो होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ई है और यहाँ पर ई नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें समझना है और उसके बाद में आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैंने पहली एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, कुछ एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और अपने देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे एक लिखा है ए ई, यहाँ सत्यता के बारे में बताना। मैं 1.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, उस ही एक्सरसाइज से कुछ सवाल उठा रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो, लिख सकते हो कमेंट के अंदर। लेकिन इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है जिन्हें आपको समझना पड़े। बस 1-2 बार आप समझ लोगे हल्का फुल्का तो ये आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक है कि ए ई, यहाँ साइन दिया है कंटेन इन का, और यहाँ पर एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, यहाँ एक सेट दिया है जिसमें लिखा है ए और ई, सॉरी ये सेट है तो मैंने इस ब्रैकेट, हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट हमें किस प्रकार का लगाना है। ठीक है, जब हम
अब हम जो ये सेट वगैरह ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो इसके बाद में हमें ब्रैकेट इसी का यूज करना है। मंजिले छोटे वाले ब्रैकेट, उस टाइप के ब्रैकेट्स को आप भूल जाना एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कि एक सेट दिया है जिसमें दो एलिमेंट है ए और ई, और यहाँ पर एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से आ गए। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 स्वर होते हैं। तो ए और ई इस पूरे के अंतर्गत आ रहा है, तो ये क्या है, इसका सत्यता की जांच हो गई, ये सत्य है। अब अपने बात करते हैं, अभी घात समुच्चय किया तो एक मेरे को एक क्वेश्चन मिला, वो बड़ा अच्छा है, उसमें फाई लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फाई लिखा हुआ है, और पूछा है कि जी इसका घात समुच्चय क्या होगा, इसका घात समुच्चय लिखिए। तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। फाई का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट। नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो उसके उपसमुच्चय कितने होंगे, या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूँ कि ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। 5 जब लिखते हैं तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, ये मैंने बताया था, या तो 5 लिखो या फिर खाली ब्रैकेट लिखो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक साइन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एन ऑफ ए, तो यहाँ पर क्या है, 0 है। एन ऑफ ए क्या है, यहाँ पर 0 है। अब मैं इसकी अगर पावर की बात करूँ तो एन ऑफ पावर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर n, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 0। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 की जाए, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 की जाए तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। इट्स मीन कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स की संख्या 0 है, नील है, उसका कोई एलिमेंट है ही नहीं, उस कंडीशन में उसके जो पावर है, यानी उसका जो घात समुच्चय है, वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताया आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2 सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हुआ है, जिसमें लिखा है कि x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर से है, ठीक है। और जो x है वो -3 से बड़ा और 6 से छोटा है। x की वैल्यू ऐसी है जो -3 से बड़ी है और 6 से छोटी है। अब मैं अगर इसके एक एक एलिमेंट को लिखने के लिए जाऊं तो कौन कौन से आ जाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पॉइंटों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रियल नंबर है तो इसमें पॉइंट सब आएंगे। बट अगर मैं यहाँ पर यार रियल की जगह अगर नेचुरल नंबर लिखा होता, तो भी अगर मैं एलिमेंट बनाना चाहता तो कौन कौन से बनते, -2 आ जाता, -1 आ जाता, 0 आ जाता, 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट बनते, ठीक है। रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर तो मैंने बताया था ना, परिमेय अपरिमेय जितनी भी संख्याएं होती है वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो उनको तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो तो एक इनफाइनाइट लेवल का सेट बन जाएगा, अपरिमित सेट। अभी हमने बात की है, ठीक है, कि परिमित सेट और अपरिमित सेट कौन कौन से होते हैं। तो इनफाइनाइट रूप का सेट बन जाएगा, उस कंडीशन के उसके एलिमेंट्स को निकालना इम्पॉसिबल सा ही हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर हम इनको क्या करते हैं, अंतराल यानी इंटरवल्स में लिख देते हैं, ठीक है। अब इंटरवल्स में लिखने के लिए मैंने सुबह आपको 2 प्रकार के इंटरवल्स के बारे में बताया था, ठीक है। 2 प्रकार के इंटरवल्स कौन कौन से थे, एक ओपन और एक क्लोज, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के जो डेफिनेशन थी या जो अंतर था, वो मैंने क्या बताया था कि ओपन इंटरवल वो इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्लोज इंटरवल कुछ इस प्रकार के इंटरवल में लिखा जाता है, ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट आप लिखते हो वो एलिमेंट शामिल नहीं होते, उसके बाद के या उसके पहले के एलिमेंट या बीच में जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। क्लोज इंटरवल में क्या है कि जो एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे उसके साथ उससे बड़े और उससे छोटे, वो दोनों के दोनों यहाँ पर, मैंने दोनों का एक एक एग्जांपल लिया ताकि वो समझ में आ जाए, ठीक है। बार बार रिपीटेशन क्यों जरूरी होता है, बार बार रिपीटेशन से चीज थोड़ा दिमाग में बैठ जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक x है और x बड़ा है किससे, -3 से, बराबर नहीं है। क्या है, बड़ा है -3 से लेकिन बराबर नहीं है, और छोटा है 6 से, वहां पर भी बराबर नहीं है। तो हमें -3 और 6 को नहीं लेना, -3 और 6 को नहीं लेना, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इस प्रकार का ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, ठीक है। -3 और 6 को नहीं लेना, हम ओपन इंटरवल के अंदर इसको लिख देंगे कि -3 और 6 इंक्लूड नहीं है, उसके
बीच में जो भी एलिमेंट्स जो भी नंबर होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ x है वो -4 के बराबर और बड़ा है, दिखाई दे रहा है, -4 के बराबर है या -4 से बड़ा है, और 8 के बराबर है या 8 से छोटा है, 8 के बराबर है या 8 से छोटा है, मतलब हमें -4 को भी लेना है और 8 को भी लेना है, तो इसे इस प्रकार के क्लोज इंटरवल में रखा जाएगा। बात समझ में आई? ओपन और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और हमने अब इंटरवल के यही एग्जांपल है लेकिन रिवर्स कर दिया है, जो पिछला था उसको रिवर्स कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात अब आपको। तो -4 और 0 लिख दिया। इंटरवल कौन सा है? ओपन इंटरवल, पता लग रहा है? ठीक है, सी वाला ओपन इंटरवल है। -4 और 0 लिख दिया, इसका मतलब -4 और 0 इंक्लूड नहीं होगा, -4 और 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि x, जहां x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ बता नहीं रखा है तो आप r से ही लेंगे। x है जहां x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और किस प्रकार का है ये x? x इस प्रकार का है कि ये -4 से तो बड़ा है बट 0 से क्या है? छोटा है। इक्वल टू का साइन नहीं लगाया मैंने, और इक्वल टू का क्यों नहीं लगाया समझ में आ रहा होगा आपके। सॉरी, इक्वल टू का क्यों नहीं लगाया? क्योंकि -4 और 0 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। पहली चीज समझ में आई। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दोनों ब्रैकेट लगे हुए हैं। क्या है? दोनों टाइप के ब्रैकेट लगे हुए हैं। इस तरफ हमें क्लोज इंटरवल नजर आ रहा है और इस तरफ हमें ओपन इंटरवल नजर आ रहा है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शुरुआत वहीं से, क्या कि x, जहां x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है। x जहां x कहां से बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है। अब ये x कैसा काम कर रहा है उसको हमें बताना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, कौन सा इंटरवल है? क्लोज या ओपन? क्लोज है ना, तो यहां पर -3 से x जो है वो बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ -3 इसके अंदर इंक्लूड होगा, -3 इसमें काउंट होगा। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? इक्वल टू का साइन। लेकिन 7 से क्या है? छोटा। 7 से क्या है? छोटा। और 7 यहां पर इंक्लूड नहीं हो रहा। उस तरफ कैसा इंटरवल बना हुआ है? ओपन इंटरवल है, तो 7 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। दैट वाई मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने जितना डिटेल हो सकता था, जितना ज़्यादा मेरे को समझ में आया, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, व्यवहारिक चीज़ों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि कहीं पर अगर मुझे लगता है तो उसको मैं और ज़्यादा टाइम दूँ, ताकि डिटेल पूरी हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी शंका ना रहे, कमेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी करना हो तो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक एक दो दो एग्जाम्पल सारों के करके देख लिए हैं, कैसे सेट होता है उसके बारे में समझ लिया है। अब अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सेट के आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ाने का तरीका शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं किसी क्लास के वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ कि भाई अभी हम 11th और 11th ही चलाएंगे, उसके बाद 12th ही 12th चलाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो हमने सेट स्टार्ट किया तो मैंने टॉपिक का नाम ही सेट एंड रिलेशन रखा है। टॉपिक का नाम क्या रखा है? सेट एंड रिलेशन। तो मैं इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ एक ही क्लास, यानी ये जो चल रहा है पार्ट्स अलग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 कितनी बनती है क्लासेस वो मेरे को नहीं पता, बट इसी के अंदर हम इस सेट और रिलेशन दोनों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर हम फंक्शन के अंदर गए तो हम उस फंक्शन को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 11th में है, चाहे वो 12th में है, चाहे वो उससे भी एडवांस लेवल के अंदर है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में हम कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 11th की क्लास चले उसके बाद फिर हम स्टार्ट करें 12th की क्लास, तो फिर वही बेसिक से शुरू होगा, उसके बाद में फिर हम आईआईटी की या कोई और एडवांस लेवल की अगर तैयारी करें तो फिर उसके अंदर दोबारा से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं साथ के साथ बताता जाऊँगा कि ये भाई क्लास 11th में काम आ रहा है। आप सिर्फ 11th 12th के लिए तो पढ़ोगे नहीं, आपका लक्ष्य या मोटिव 11th 12th से कहीं बढ़कर होगा।
ठीक है, तो हमें उस मोटिव पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके लेवल का जाएगा। किसी को टीचिंग ही करनी है, आगे जाके वो टीचर बनना चाहता है, वांट टू बिकम ए टीचर और गवर्नमेंट टीचर, या किसी प्रकार का कुछ और इंस्टीट्यूट के अंदर खोलना है या कुछ और काम करना है, जैसा भी जिसकी रुचि है, ठीक है, तो वो उस तरीके का काम करना है। तो हमें जो हमारा जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, वो आगे वाला फ्यूचर वाले को देख के चलना है, वर्तमान को देखकर नहीं चलना है। वर्तमान अपने आप तैयार होता रहेगा। आप अगर फ्यूचर पर फोकस करोगे तो आपका प्रेजेंट अपने आप सॉल्व होता रहेगा, अपने आप सेट होता रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।